हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेटिक्स। बेटा आज हम करेंगे जोफ्री चौसर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने उनकी एज का एक आउटलुक लिया और इस पार्ट में हम उनके वर्क्स को डिस्क्राइब करेंगे। सो जोफ्री चौसर वाज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। उनको फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा गया है। विद हिज इमर्जेंस अ न्यू एरा ऑफ इंग्लिश पोएट्री स्टार्टेड। उनके साथ एक नया एरा, एक नया टाइम इंग्लिश पोएट्री का स्टार्ट हुआ। And he was born in 1343 in the Wintry, the wine merchant street. Chaucer primarily obtained his education at the court and learned French and Latin there. So, चौसर का जो बर्थ हुआ 1343, कई बार 1340 भी बोल दिया जाता है, 1343 भी बोल दिया जाता है। सो अभी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कहीं पे 1340 है किसी बुक में और किसी में 1343 है। So, Chaucer primarily obtained his education at the court and learned French and Latin there. So, उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन जो है वो कोर्ट से ली और वहाँ पे उन्होंने फ्रेंच और लैटिन भी सीखी। ये दोनों लैंग्वेजेस भी उन्होंने वहीं सीखी। Now in 1359 at the age of 19 he accompanied Lionel. अब 19 की एज में वो लियोनेल जो ड्यूक ऑफ क्लेरेंस यहाँ के राजा थे, उनके साथ मिलिट्री कैंपेन पे गए और वहाँ पे उनको एज अ प्रिजनर ले जाया गया। किंग एडवर्ड थर्ड ने उनको रिलीज कराने के, वहां से छुड़वाने के एक अच्छा सा अमाउंट पे किया। तो सोचो कितनी इंपॉर्टेंस होगी उनकी। एडवर्ड थर्ड लेटर सेंट हिम ऑन डिप्लोमेटिक मिशंस। उन्होंने चौसर को डिप्लोमेटिक मिशंस पे भी भेजा। हेंस ही वाज इंस्पायर्ड बाय ऑथर्स सच एज दांते, बोकाशियो एंड पेट्रार्क। सो क्योंकि वो डिप्लोमेटिक मिशंस पे अलग अलग कंट्रीज में गए तो वहां पे वो इन तीन ऑथर से काफी इंस्पायर हुए, दांते, बोकाशियो एंड पेट्रार्क, और इनकी इंस्पिरेशन उनके जो काम है उस पे भी दिखती है। नाउ 1366 में चौसर की शादी हुई फिलिपा रॉयट से। इनके सिस्टर कैथरीन जो थी वॉज फॉर मेनी ईयर्स मिस्ट्रेस एंड लेटर थर्ड वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट। बहुत सालों तक जॉन ऑफ गॉन्ट की वो मिस्ट्रेस रही और बाद में वो उनकी वाइफ बनी। एंड ये कौन थे? जॉन ऑफ गॉन्ट वॉज अनदर सन ऑफ किंग एडवर्ड थर्ड। किंग एडवर्ड थर्ड के जो दूसरे बेटे थे उनकी वाइफ बनी कौन? फिलिपा रॉयट की सिस्टर। Now literary career and works. In 1369, Chaucer was asked by John of Gaunt to compose a memorial poem for his deceased wife Blanche. अब उनकी वाइफ जो थी वो मर चुकी थी, उसके लिए उन्होंने बोला कि एक पोएम तुम बना दो, लिख दो। The result was Chaucer's first work, The Book of the Duchess. तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि उनका पहला काम जो था वो था The Book of Duchess. In 1370, Chaucer was sent on diplomatic missions and on his return from Italy, he wrote the Parliament of Fowls. So, जब वो डिप्लोमेटिक मिशंस से आए इटली से, उन्होंने अपना जो वर्क लिखा वो था द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन एंड ट्रियोलस एंड क्रेसीड। ट्रियोलस एंड क्रेसीड ये तीन वर्क उन्होंने लिखे। चौसर हेल्ड अ नंबर ऑफ रॉयल पोस्ट ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। अपनी लाइफ टाइम में उन्होंने बहुत सारी पोस्ट भी गेन करी, रॉयल पोस्ट। इट वॉज ड्यूरिंग फैग एंड ऑफ हिज लाइफ दैट चौसर कंपोज कैंटरबरी टेल्स। सो अपनी लाइफ के एंड में समझ लो उन्होंने बहुत ही अपनी लाइफ का काफी इंपॉर्टेंट, काफी फेमस वर्क जो है कैंटरबरी टेल्स, द कैंटरबरी टेल्स, ये उन्होंने कंपोज किया। ना उनकी लाइफ के तीन पीरियड्स थे। द पीरियड ऑफ चौसर्स लाइफ, 3 पीरियड्स। फर्स्ट पीरियड वॉज फ्रेंच, मतलब जब उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा। इट इंक्लूड्स हिज अर्ली वर्क्स विच इंक्लूड्स बुक ऑफ डचेस रिटन ऑन द डेथ ऑफ ब्लैंची इन 1369। सो फ्रेंच में लिखा उन्होंने ये वर्क बुक ऑफ डचेस, और जो उन्होंने लिखा जॉन ऑफ गॉन्ट की वाइफ के मरने के लिए, ये एक एलेजी थी। सेकेंड पीरियड था इटालियन, क्योंकि ये फ्रेंच और फ्रांस, इटली सब जगह गए थे तो इनको मतलब ये लैंग्वेज आती थी और इन्होंने इसी लैंग्वेज में अपने वर्क्स लिखे। सो सेकेंड पीरियड इनकी लाइफ का था इटालियन। वर्क्स वर मॉडल ऑन दांते एंड बोकाशियो। इनके काम जो थे वो दांते और बोकाशियो के काम पे ही मॉडल थे, काम पे ही बेस थे। और इस टाइम का वर्क था द हाउस ऑफ फेम, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। ये 2 काम इन्होंने उस समय करे। थर्ड पीरियड था इंग्लिश पीरियड, वॉज अ पीरियड ऑफ मेच्योर स्ट्रेंथ एंड ओरिजिनलिटी। ये टाइम इन्होंने अपना जो काम किया दैट वॉज मोस्ट ओरिजिनल माना जाता है, और इस समय पे इन्होंने जो काम किया द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन एंड कैंटरबरी टेल्स, ये 2 काम इन्होंने इस समय किए। उसके बाद है लिंग्विस्टिक इंपॉर्टेंस ऑफ चौसर। इन चौसर्स एज इंग्लिश वाज नॉट द लैंग्वेज ऑफ हाई कल्चर। चौसर के टाइम पे इंग्लिश को काफी
इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, इसको काफी हाई स्टेटस की लैंग्वेज नहीं माना जाता था। फ्रेंच वॉज द लैंग्वेज ऑफ पावर, और फ्रेंच को लैंग्वेज ऑफ पावर माना जाता था, स्पोकन बाय रॉयल्टी, एरिस्टोक्रेट्स एंड हाई पावर्ड ऑफिशियल्स, जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स थे या जो हाई क्लास लोग थे वो फ्रेंच लैंग्वेज यूज करते थे। However, Chaucer gave impetus to the development of English as a literary language by deciding to write in English. लेकिन चौसर ने इम्पोर्टेंस दी इंग्लिश लैंग्वेज को, उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखेंगे। He added new words from Latin, French and Italian and Spanish and enriched the English language. उन्होंने बहुत सारे लैंग्वेज के वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में डाले, जिससे कि उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को एनरिच कर दिया, मतलब उसकी वोकैबुलरी को और ज्यादा बढ़ा दिया। चौसर इज नोन फॉर हिज मेट्रिकल इनोवेशंस एंड न्यू वर्स फॉर्म्स। उनके जो उन्होंने मेट्रिकल इनोवेशंस करे हैं, आयम्बिक पेंटामीटर इस तरीके से, या राइम रॉयल जो उन्होंने, तो ये इस चीज के लिए जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने इसको राइम रॉयल को इन्वेंट किया है, और कुछ और मीटर्स वो अपनी पोएट्री में यूज करते थे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उनके मेजर वर्क्स, पहला वर्क द बुक ऑफ द डचेस। कुछ मेन चीजें मैंने इसमें डिस्कस की हैं जो एग्जाम बेस्ड हैं। इट इज चौसर्स फर्स्ट मेजर पोएम, पहली मेजर पोएम है ये उनकी। इट इज एन एलिजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ ब्लैंची। ये एक एलिजी है जो ब्लैंची की डेथ पे लिखी गई। पोएम बिगिंस विद अ स्लीपलेस पोएट हु लाइज ऑन बेड रीडिंग अ बुक। पोएम शुरू होती है एक स्लीपलेस पोएट से जो सोया नहीं है, और वो एक बुक पढ़ता है और बेड पे लेट जाता है। सडनली उसको जो है नींद आ जाती है और उसको एक सुंदर सा सपना आता है, और सपने में स्टोरी देखता है। When the poet awakes, he decides that his dream should be preserved in rhyme. और जब वो उठता है तो सोचता है कि उसके इस ड्रीम को वो राइम में प्रिजर्व करके रखेगा, और फिर वो 1300 की लाइन ऑक्टोसिलेबल्स में कंपोज करता है। ये 1300 की पोएट्री कंपोज करता है, दैट इज द बुक ऑफ द डचेस। नेक्स्ट वर्क है इनका द हाउस ऑफ फेम, 1379 या 80 के बीच में लिखा गया। ऑटोबायोग्राफिकल पोएम थी, मतलब उनकी अपने से रिलेटेड थी। इसमें 3 किताबें थी। रिटन इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम एलिगरी। बुक फर्स्ट बिगिंस विद द नरेटर फॉलिंग asleep एंड ड्रीमिंग अबाउट अ टेम्पल डेडिकेटेड टू द गॉडेस वीनस। पहली बुक में जो नरेटर हैं वो सो जाते हैं और उनको सपना आता है अबाउट अ टेम्पल जो गॉडेस वीनस को डेडिकेट किया हुआ है। दूसरी बुक में नरेटर जो है इज कैरिड बाय एन ईगल लैंड, is carried by an eagle land was a given a reward by sending him to house of fame। तो दूसरे उसमें उनको एक रिवॉर्ड दिया जाता है, उनको हाउस ऑफ फेम भेजा जाता है, और थर्ड बुक में वो हाउस ऑफ फेम पहुंचते हैं और वहां पे गॉडेस फेम से मिलते हैं। फिर है उनका वर्क इंपॉर्टेंट एक द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। ये पोएम जो लिखी है ये मैरिज ऑफ किंग रिचर्ड सेकेंड की जो शादी हुई थी एने ऑफ बोहेमिया से, उसके बारे उसको सेलिब्रेट करने के लिए लिखी उन्होंने 1382 में। इट इज रिटन इन ड्रीम विजन इन राइम रॉयल स्टैंजा फॉर्म। ठीक है, ड्रीम विजन में राइम रॉयल स्टैंजा फॉर्म में लिखी गई। इट रिलाइज अपॉन बीस्ट फेबल ट्रेडिशन, मतलब यहाँ पे बीस्ट फेबल मतलब बर्ड्स को यूज किया गया है। ठीक है, सो इट प्रेजेंट्स जो भी जहां बर्ड्स को यूज किया जाता है पोएट्री में वो बीस्ट फेबल होता है। इट प्रेजेंट्स अ विजन ऑफ बर्ड्स गैदर टू चूज देयर मेट्स ऑन सेंट वैलेंटाइंस डे। और ये पोएट्री है, इसमें बर्ड्स जो हैं वो अपने मेट को चूज करने के लिए सेंट वैलेंटाइंस डे पे इकट्ठे होते हैं। नेक्स्ट इज ट्रियोलस एंड क्रेसीड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। लॉन्गेस्ट पोएम है इनकी 8000 लाइंस की। डिवाइडेड इनटू 5 बुक्स, 5 किताबों में डिवाइड किया गया इसको। सोर्स है इसका जियोवानी बोकाशियोस फिलिस्ट्रेटो, ये इसका सोर्स है इस पोएट्री का। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पोएम इज ट्रोजन वॉर। द पोएम इज अबाउट द ट्रैजिक लव अफेयर ऑफ ट्रोजन प्रिंस ट्रियोलस एंड यंग ब्यूटीफुल विडो क्रेसीड। तो इन दोनों के लव अफेयर के बीच में की ये कहानी है। However, she meets Greek escort Diomed and proves unfaithful। और यहाँ पे ये भी दिखाया गया है कि जो क्रेसीड है वो अपने एक ग्रीक एस्कॉर्ट को मिलती है डियोमेड को, और अनफेथफुल प्रूव करती है अपने आप को। फिर है द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, ये ड्रीम विजन में लिखा गया है। ये इट कंटेन्स अ प्रोलॉग एंड 9 स्टोरीज। यहाँ पे एक प्रोलॉग है, जो प्रोलॉग होता है किसी भी स्टोरी से पहले जो एक इंट्रोडक्शन टाइप। ठीक है, सो और 9 स्टोरीज है इसमें। क्यूपिड द गॉड ऑफ लव एक्यूजेस चॉसर ऑफ डिफेमिंग वुमेन बाय राइटिंग वर्क्स विच आर क्रिटिकल ऑफ रोमांटिक लव एंड वुमेन। सो लव और वुमेन के बीच में जो
चौसर ने दिखाया है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इट इज़ चौसर्स अनफिनिश्ड वर्क, और ये उनका अनफिनिश्ड वर्क है, मतलब ये पूरा नहीं किया उन्होंने। अब उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है जो 14th सेंचुरी में उन्होंने लिखा, दैट इज कैंटरबरी टेल्स, चौसर्स मोस्ट एक्लेम्ड वर्क, सबसे इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है। और सबसे ज़्यादा क्या, अगर क्वेश्चन आता है चौसर से तो इसी वर्क से बेस्ड आता है। कंसिस्ट ऑफ 17,000 लाइन्स, 17,000 लाइन का ये वर्क है। कलेक्शन ऑफ स्टोरीज नरेटेड बाय 29 पिलग्रिम्स ऑन देयर वे टू द श्राइन ऑफ मार्टियर सेंट थॉमस बेकेट इन कैंटरबरी। सो यहाँ पे पिलग्रिम्स हैं 29 जो पिलग्रिमेज जाते हैं सेंट थॉमस बेकेट के यहाँ पे इकट्ठे होते हैं कैंटरबरी में। ऑल द पिलग्रिम्स गैदर्ड एट टबार्ड इन, और सारे पिलग्रिम्स जो हैं वो टबार्ड इन में इकट्ठे होते हैं जो साउथ वॉक में है, वहां पे अपनी पिलग्रिमेज देने के लिए जाना है उन्होंने। होस्ट वॉज हैरी बेले, यहाँ के होस्ट जो है वो हैरी बेले हैं। वो कहते हैं कि चलो टाइम पास करने के लिए एक स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट किया जाएगा जिसमें हर पिलग्रिम जो है वो 2 कहानी सुनाएगा, 2 मतलब 4 सुनाएगा, 2 जाते हुए और 2 आते हुए। जज वॉज हैरी बेले इटसेल्फ, जज भी हैरी बेले और होस्ट भी हैरी बेले ही है। और इसी से क्वेश्चन आता है कि हु वॉज द होस्ट, और वो कहाँ पे इकट्ठे हुए थे, कितने पिलग्रिम्स थे, कितनी कहानियां डिसाइड हुई, इस तरीके से क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। टोटल प्लान वॉज ऑफ 120 टेल्स बट ओनली 24 टेल्स वर रिटन, टोटल प्लान जो था वो 124 टेल्स का था लेकिन सिर्फ 24 टेल्स ही लिखी गई। द बुक ऑल्सो कंटेन्स जनरल प्रोलॉग, इसमें भी जनरल प्रोलॉग है पहले, विच प्रोवाइड्स कैरेक्टराइजेशन ऑफ पिलग्रिम्स, जिसमें जितने भी पिलग्रिम्स हैं उनका कैरेक्टराइजेशन है। द पिलग्रिम्स रिप्रेजेंट ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, सारे सेक्शंस सोसाइटी के यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट करते हैं पिलग्रिम्स, मतलब हर सेक्शन से उन्होंने एक न एक पिलग्रिम लिया है। देयर आर रिस्पेक्टेबल पीपल फ्रॉम वेरियस क्लासेस सच एज नाइट, पार्सन, ह्यूमन, तो बहुत सारी क्लासेस से इन्होंने, हर एक क्लास से हम कह सकते हैं, नाइट भी है उसमें, पार्सन भी है, ह्यूमन भी है। सो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आएगा। कैंटरबरी टेल्स का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसको ज़रूर देखना है क्योंकि वहाँ पे उनके हर एक जो स्टोरी उनकी है, जितनी भी पिलग्रिम से जो कहानियाँ सुनाई है वो काफ़ी डिटेल में मैंने वहाँ पे समझाई है। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।